भारत की मृदाएं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, चौथी लेटेराइट मिट्टी, पांचवी शुष्क मिट्टी, लवण मिट्टी, पिटमय मृदाएं और वन मृदाएं। ये सभी प्रकार हैं जो ICAR ने विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी को। एलुवियल सॉइल क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी क्या है कि यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ठीक है, यह मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। यह मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है और तटीय मैदान है, जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। यह 2 प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब आगे है काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इसमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिले, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिले में पाई जाती है ये काली मिट्टी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग लाल मिट्टी को देखते हैं। तो इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यह जल योजित रूप में पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें व मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्व क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटेराइट मिट्टी उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये मिट्टी उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ
चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेज़ी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। सेलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लेटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भागों में कुछ खेती की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मिट्टी अधिक उपयुक्त है। सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। आगे है शुष्क मृदाएं। यह मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई एवं प्रकृति से लवणीय होती है तथा इसका रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। शुष्क जलवायु उष्ण उच्च तापमान शुष्क जलवायु उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होती है। नोट में देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों की शुष्क मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके कुछ नोट में देख लेते हैं। कुछ क्षेत्रों की शुष्क मृदाओं में नमी की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। हम शुष्क मिट्टी पढ़ रहे हैं तो इस मृदा की तली में कंकर की परत चूना की मात्रा बढ़ाने के कारण बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर यह मृदा में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं अनुर्वर है क्योंकि इनमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलाक्षणिक रूप से विकसित हुए हैं। लवण मृदाओं को देखें तो लवण मृदा क्या है? ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदा भी कहते हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। यह अनुर्वर होती है और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। इसमें नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती है। इसका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपरी के रूप में ऊपर सतह पर जमा हो जाते हैं। हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही है और मृदा के ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है। मृदा की लवणता की ऐसी समस्या से निपटने के लिए खासकर पंजाब और हरियाणा में जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। इसके बाद पिटमय मृदाएं। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग,
उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा एवं तमिलनाडु में पाई जाती है। यह है पिट्टमय मृदाएं। वन मृदाओं को देखें तो ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्र में ही बनती है। ठीक है, वन मृदा क्या है कि ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन एवं संरचना बदलती रहती है। घाटियों में से दुमटी और पांसु होती है। घाटियों में से दुमटी और पांसु होती है तथा ऊपरी ढाल पर ये मोटे कणों वाले होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्र में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है। ठीक है, निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है। नोट में देखें, देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी CAZRI की स्थापना 1959 में की गई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग सभी मृदाओं के वर्गीकरण के पश्चात मिट्टी की उर्वरता में कमी का कारण क्या है। तो पहला दिया है पोषक तत्वों का ह्रास। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता में कमी का कारण क्या है, मिट्टी से पोषक तत्वों का ह्रास। दूसरा निक्षालन, यानी भारी वर्षा के कारण निक्षालन की जो समस्या है उसके वजह से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। तीसरा अपरदन, उर्वरता युक्त मिट्टी की सतह का ह्रास, ये इसी को अपरदन कहा जाता है। उर्वरता युक्त मिट्टी की सतह का ह्रास जिसको अपरदन कहते हैं, यह भी मिट्टी की उर्वरता की कमी का कारण है। चौथा है कृषि भूमि का अति उपयोग। ठीक है, कृषि भूमि का अति उपयोग मिट्टी की उर्वरता के कारण है। पांचवा दिया गया है दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन। दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन भी मिट्टी की उर्वरता के कारण है। नोट में देखें, भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। याद रखें, भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। अब भारतीय मृदा को एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। तो उसी का जो भी हमने पढ़ा उसी का सारांश एक प्रकार से। तो देखिए, एक टेबल दिया गया है, इसमें क्रम संख्या है, दूसरे में मृदा है, तीसरे कॉलम में क्षेत्र दिया गया है, चौथे में मुख्य फसलें और पांचवें में पोषक तत्वों की प्रचुरता। तो सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्र तटीय मैदान में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्र तटीय मैदान, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्य फसलें धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहनी व दलहनी फसलें। और पोषक तत्वों की प्रचुरता में देखें तो पोटास एवं चूना की प्रचुरता जलोढ़ मिट्टी में होती है। दूसरी काली मिट्टी, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्य फसलें देखिए कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं, ये मुख्य फसलें हैं। पोषक तत्वों की प्रचुरता कहें तो पोटास, चूना, मैग्नीशियम की प्रचुरता। लैटेराइट मिट्टी देखें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वत पादीय क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, काजू की प्रचुरता होती है इन मिट्टियों में, लैटेराइट मिट्टियों में। ठीक है, लोहा एवं एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। लैटेराइट नाम भी इसी प्रकार से है, लैटेराइट, लोहा एवं एल्युमिनियम की प्रचुरता। लाल मिट्टी,
तो संपूर्ण तमिलनाडु में, कर्नाटक में, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र में, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग में ये लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूँ, मक्का ये सभी फसलें होती है और लौह तत्वों की प्रचुरता होती है लाल मिट्टी में। ठीक है, इसीलिए लाल रंग का होता है। पांचवा देखें, मरुस्थलीय मृदा, यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन क्षेत्रों में पाई जाती है। बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ ये सभी मरुस्थलीय मिट्टी में मुख्य फसलें हैं और लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होती है मरुस्थलीय मिट्टी में। इसके बाद एक दिया है पर्वतीय मृदा, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार होता है। सेब, नाशपाती, आलू इसकी मुख्य फसलें हैं और इसमें पोटास एवं फास्फोरस की प्रचुरता होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत की मिट्टियों का अध्ययन किया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे भारत की कृषि के बारे में। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में और वो होगा भारत की कृषि।